ने बोला ये तो ऑटिज्म है, और आपने ऑटिज्म के बारे में पहले सुना था या नहीं सुना था कि बच्चे को ऑटिज्म है, और आपने रिसर्च की उसके ऊपर? तो उन्होंने बोला कि जस्ट बॉर्डर लाइन पे है, प्लस एज कम है, और आपको सही टाइम पे पता चल गया है। कि जब आपको ये पता लग रहा था कि बच्चे में ऑटिज्म है और आप बहुत शॉक थे कि अब मेरे बच्चे में भी हो गया है, और शायद वो ड्यूरेशन वो बात की तो उन्होंने बताया कि 3 लेवल के होते हैं, तो मुझे पता चला। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम शब्द रिहैब सेंटर। आज हमारे साथ जुड़ी है इंदु मैम, और आज हम शब्द रिहैब सेंटर के पॉडकास्ट में ऑटिज्म पेरेंट्स के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑटिज्म पेरेंट्स के साथ जब वो बच्चे होते हैं, जो भी ऑटिज्म वाले बच्चे वो डील कर रहे होते हैं, तो उनके साथ क्या क्या ऐसे स्ट्रगल उनको देखना पड़ता है, कौन कौन से ऐसे सिचुएशन है जिसको वो फेस कर रहे हैं, थेरेपी सेंटर में क्या फेस करते हैं, क्या एक ऑटिज्म पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स को टीच कर सकता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंदु मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। मैम, हमारा कुछ क्वेश्चन है आपको। आपका बच्चा ऑटिज्म है या किसी और कंडीशन का है? सर, स्टार्टिंग में जब मेरा बेटा 1.5 साल का था, तब उसके कुछ सिम्टम्स ऐसे थे जो कि ऑटिज्म की तरफ ही इशारा करते थे। अभी उस टाइम पे मुझे उतनी नॉलेज भी नहीं थी कि ऑटिज्म होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। बट जैसे एक नॉर्मल कोई भी बच्चा होता है, उसके एज के हिसाब से जो एक उसके माइलस्टोन्स होते हैं, वो सारे उसने अचीव किए। बट धीरे धीरे उसमें रिग्रेशन स्टार्ट हो गया, यानी वो धीरे धीरे कुछ चीज़ों में पीछे होने लगा। जैसे पहले चलना बैठना, ये सारी चीज़ें उसकी नॉर्मल थी, लेकिन फिर जब उसका 5-6 सेंटेंस वो बोलता था, जैसे मम्मा पापा दादा बाबा, लेकिन उस जब 1.5 साल का उसके बाद से 2-3 महीने तक वो कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। तब फिर हमें थोड़ा सा टेंशन हुआ कि भाई मतलब बच्चा कुछ बोलता नहीं है, प्लस उसका आई कांटेक्ट नहीं था हम लोगों से जो पहले था, प्लस टीवी में अगर कहीं कोई राइम वगैरह सुनता था तो केवल उसी पे रिस्पॉन्ड करता था, नेम रिस्पॉन्डिंग भी नहीं था, टॉयज के साथ अकेले खेलता रहता था। तो आप ये मानते हैं कि ये सारे साइन ऑटिज्म के हैं? जहाँ तक अगर मैंने जैसे सोशल मीडिया या यूट्यूब पे, गूगल पे जो भी सर्च किया, तो ये सारे सिम्टम्स कुछ कुछ उसी तरफ इशारा करते थे। बट इसके लिए बेटर जानने के लिए फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिस्कस किया कि हमें किसी एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पीडियाट्रिशियन के पास, जिनको किसकी प्रॉपर नॉलेज होती है। फिर हमने वहाँ दिखाया तो उन्होंने बोला कि शायद आपके बच्चे को हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ सिम्टम्स थे, उन्होंने बोला कि वो बॉर्डर लाइन पे है। अच्छा, जब आपको ये पता चला कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? आपको लगा कि बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है, या आप उस टाइम क्या सोच रहे थे कि जब डॉक्टर ने बोला ये तो ऑटिज्म है, और आपने ऑटिज्म के बारे में पहले सुना था या नहीं सुना था? और जब आपने सुना कि बच्चे को ऑटिज्म है और आपने रिसर्च की उसके ऊपर, तो क्या फील कर रहे थे आप उस टाइम? ऑटिज्म के बारे में मुझे पहले से थोड़ा पता था कि ऑटिज्म होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। आपने पहले पढ़ा था? ये कैसे पढ़ा आपने पहले से? ये मेरे को तो काफी टाइम पहले नॉलेज थी, मेरे एक जानने वाले भी थे जिनके बच्चे को ऑटिज्म था। अच्छा। प्लस उस टाइम पे टीवी वगैरह पे भी सीरियल्स वगैरह बहुत कम मतलब नॉलेज आती थी, लेकिन उस टाइम पे एक आधा सीरियल ऐसा था जहाँ पे उन्होंने ऑटिज्म वर्ड को लेकर के, अवेयरनेस को लेकर के उन्होंने एक शो टेलीकास्ट किया। तो जब आपको ये पता लगा कि बच्चे को ऑटिज्म, डॉक्टर ने डायग्नोस किया और डॉक्टर ने कहा कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है, तो क्या फील हो रहा था कि क्या होने वाला है और ऐसा क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा क्या फील कर रहे थे आप उस टाइम? सर, उन्होंने बोला कि ऑटिज्म के बॉर्डर लाइन पे है। अच्छा। उन्होंने ये बोला कि 100% नहीं है। उन्होंने बोला है कि अभी छोटा है, बट जो शुरुआत है, जो सिम्टम्स हैं, कुछ कुछ चीजें जैसे मैंने आपको बताया कि उसका जो है नेम रिस्पॉन्डिंग नहीं था, आई कांटेक्ट नहीं था, सिटिंग नहीं था, तो उन्होंने बोला कि जस्ट बॉर्डर लाइन पे है, प्लस एज कम है, और आपको सही टाइम पे पता चल गया है, तो आप उसके हिसाब से अर्ली इंटरवेंशन होता है, तो आपने उसकी प्लानिंग होती है प्रॉपर, तो अगर आप स्टार्ट करेंगे तो सही रहेगा। उस टाइम तो मुझे थोड़ा सा शॉक लगा, क्योंकि मतलब मैंने केवल सुना था, बट जब कोई चीज़ आपके घर में होती है तो उस टाइम तो थोड़ा सा इस चीज़ से निकलने में मुझे 2-3 दिन का टाइम लगा, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि भाई मतलब मेरे बेटे को भी ऑटिज्म है। तो ये कोई जानलेवा बीमारी तो है नहीं कि जिसको लेकर के आदमी, इस पे अगर आदमी काम करे,
पूरा एक नहीं फैमिली तो का। जैसे एक चीज और क्वेश्चन पुट अप करना चाह रहा था मैम आपसे कि जब आपको ये पता लग रहा था कि बच्चे में ऑटिज्म है और आप बहुत शौक थे कि अब मेरे बच्चे में भी हो गया है, और शायद वो ड्यूरेशन वो जर्नी पेरेंट्स को नहीं पता होती कि कैसे कैसे चीजें फेस करनी पड़ेगी, तो और पेरेंट्स से जब आपने बात किया और पेरेंट्स की प्रॉब्लम आपने सुना, तो आपने वहां से अपने आप को डिस्क्रिमिनेट कैसे किया? क्योंकि काफी पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि अब मेरे बच्चे में ऑटिज्म, ये ठीक नहीं हो सकता, मेरा बच्चा तो वर्चुअल ऑटिज्म का है या स्पेशल कंडीशन का भी है, अब ये रिकवर नहीं होगा तो चलो इसको छोड़ देते हैं, या जैसे जिएगा भगवान देख लेगा उसको। इस तरीके से पेरेंट्स सोचते हैं कई बार। आपने भी की उसी तरीके से सोचा, या आपने अपने आप को डिफरेंशिएट किया उन पेरेंट्स से कि ये पेरेंट्स तो ऐसा सोचते हैं, मैं ऐसा सोचूंगी तो मेरा बच्चा इस तरीके से आगे जा सकता है या मैं इस जर्नी को पास आउट कर सकती हूँ? तो क्या आपको लगा कि पेरेंट्स की तरह ही सोचना चाहिए या कुछ अलग होकर सोचना चाहिए? नहीं, पहले तो जब मैंने पेरेंट्स की तरह ही सोचा, जब मुझे पता चला तो मुझे ही इस चीज़ को सोचने में और एक्सेप्ट करने में मुझे 2 से 3 दिन का टाइम लगा, मेरे और मेरे हस्बैंड को, कि भाई हमारे ही बेटे को एक ही बेटा है, वो भी इतने दिनों के बाद हुआ है और उसके साथ मतलब ये प्रॉब्लम है। तो बीइंग एज अ पेरेंट मुझे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कम से कम मुझे 2 दिन का टाइम लगा, मेरे और मेरे हस्बैंड को। फिर उसके बाद हमने डॉक्टर से दोबारा अपॉइंटमेंट ली, हमने डिटेल में बात किया, तब मुझे पता चला कि ऑटिज्म के भी 3 लेवल होते हैं। तो उन्होंने बोला कि घबराने वाली बात नहीं है, आप लोग को चीजें सही टाइम पे पता चल गई हैं। अगर यही चीज आपको 7 या 8 इयर्स का आपका बेटा होता तब पता चलता, तब ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती, तब फिर जो चीजें बिगड़ सकती हैं फिर वो सुधारी नहीं जा सकती हैं। और ये एक ऑटिज्म, ये एक ऐसा वर्ड है कि अगर आपको ये टाइम पे पता चल जाए तो आप इस पे काम करके इसको काफी हद तक। आप पेरेंट्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि जैसे पेरेंट्स सोचते हैं, जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स तो बहुत सोचते हैं कि मैं अपना मेरा बच्चा ऑटिज्म है, वो पढ़ते भी है, कई बार डॉक्टर्स भी कहते हैं बच्चा ठीक नहीं हो सकता, कई बार ये सुना जाता है, डॉक्टर्स भी बताते हैं कि बच्चा ठीक नहीं हो पाता है, या पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चा तो ठीक ही नहीं हो सकता, तो क्यों इन्वेस्ट करे, क्यों थेरेपी की तरफ लेके जाए बच्चे को, क्यों इसका इलाज करवाए? तो आप भी उसी तरीके से सोचने लग गए थे या आपने अपने आप को कुछ अलग किया उसमें? नहीं, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मदर से पहले मेरा बेटा होने से पहले आई वाज वर्किंग इन अ स्कूल। मैं एक स्कूल में एज अ टीचर काम कर रही थी और मैंने छोटे बच्चों के साथ ही काम किया हुआ था। अब हर स्कूल में आपको हर टाइप के बच्चे मिल जाते हैं, तो पहले मैंने वैसे बच्चे देखे हुए थे, उनके साथ मतलब काम किया हुआ था, तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया था। और प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मेरे एक जानने वाले हैं, उनके भी एक बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम था। उनका तो जो ऑटिज्म था वो सीवियर लेवल का था। जैसे डॉक्टर से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 3 लेवल के होते हैं, तो मुझे पता चला। तो इस बात पे मैं थोड़ा सा काम थी, मतलब थी टेंशन हो, लेकिन उतनी टेंशन नहीं थी क्योंकि मेरे बेटे को उस लेवल का ऑटिज्म नहीं था। प्लस बाय गॉड ग्रेस मेरे को सही टाइम पे पता चल गया था। तो आपने और पेरेंट्स की तरह नहीं सोचा कि मुझे छोड़ देना चाहिए? नहीं। ओके ओके ओके, आपने एक चैलेंज लिया इसको कि हाँ इस तरीके से चीजें आगे जा सकती है, अगर आपने उस पर काम किया या उसको ध्यान दिया तो आगे जा सकती चीजें। ये कैसे कॉन्फिडेंस आया आपको? सर जब पढ़ा कि ये चीज आपकी ठीक हो सकती है, उसके लिए आपको देखिए सर, अब रो के उन चीजों से तो निकल नहीं पाना है। जो प्रॉब्लम है सॉल्यूशन हमें ही लाना है। करेक्ट करेक्ट। बाहर से तो कोई आएगा नहीं करने के लिए। बिल्कुल। कोई 1 दिन या 2 दिन आपके साथ सिंपैथी करेगा, बट लाइफ लॉन्ग या जितनी भी टाइम की उस चीज की जर्नी है वो हमें ही उस चीज को फेस करना है। तो क्यों नहीं उसी चीज को हम लोग पॉजिटिव वे में उस चीजों को हम लोग ले, ना कि नेगेटिव वे में। उसके लिए फिर मैं और हस्बैंड हम लोग बैठे, फिर हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया। मेरे साथ जो चैलेंज आया था वो ये आया था कि वो जो जगह थी वो बहुत छोटी थी। झारखंड इज अ वेरी स्मॉल प्लेस, जहाँ पे ढंग के डॉक्टर और ढंग के थेरेपी सेंटर्स, ढंग के टीचर्स मिलना आपके लिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव थिंग। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन वो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि भाई उन्होंने थेरेपी के प्लान ले लिया, घर पे ही करते हैं।
बट फाइनली जब मैंने अपने हस्बैंड से बात किया तो उन्होंने बोला कि चाहे कितना भी पैसा लगे, चाहे कुछ लगे, हमें बच्चे को सही जगह पे दिखाना है। तो उसी के लिए फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है, हमें अगर अलग भी रहना पड़े बिकॉज इसके लिए पैसा जरूरी है। फिर उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं बेबी, जॉब छोड़ के बच्चे पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। सो आई हैव लेफ्ट माई जॉब ऑन दैट टाइम, और फिर हमने डिसाइड किया कि दिल्ली से बेटर जगह और कोई नहीं हो सकती है। वहाँ पे हमें सारे डॉक्टर्स मिल जाएंगे, सारे थेरेपी सेंटर्स मिल जाएंगे, प्रोफेशनल लोग मिल जाएंगे। तो फिर इसी वजह से हम लोग फिर झारखंड से दिल्ली मूव हुए। ओके, एक क्वेश्चन है जो हर पेरेंट्स के दिमाग में घूमता है कि हम सोसाइटी को कैसे फेस करें कि जब हमारा बच्चा ऑटिज्म है और सोसाइटी उसको डिस्क्रिमिनेट कर रही है, उनके बच्चे उनके साथ नहीं खेल रहे उनके बच्चे के साथ, और ये देखा जाता है कि जब वो पार्क लेके जा रहे हैं या स्कूल में लेके जा रहे हैं तो नॉर्मल बच्चे जब आपके बच्चों को देख रहे हैं तो वो जैसे हैंड फ्लैपिंग करता है या विजुअल स्टिमिंग करता है या कुछ भी ऐसे रेपिटेटिव मूवमेंट करता है जिसको देख के लगता है कि अनयूजुअल हो रहा है, ये बार बार उसी चीज की तरफ जा रहा है। तो नॉर्मल बच्चे वहां से हटने की कोशिश करते हैं कई बार। तो आप इस सोसाइटी को कैसे देख रहे थे उस टाइम, और आप क्या बताना चाहते हैं पेरेंट्स को कि जब वो लगता है कि सोसाइटी उनको डिस्क्रिमिनेट कर रही है, उनके बच्चों को अलग हटा रही है, तो उनको कैसे फेस करना चाहिए उस प्रॉब्लम को? आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स को क्या सीख लेनी चाहिए आपसे? मैंने सिचुएशन को कैसे फेस किया, जब मैं यहाँ आई तो मैं यहाँ पे हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए। जब मैं हॉस्पिटल्स में गई तो अभी क्या होता है, जब आप घर में रहते हैं तो आपको ही अपनी प्रॉब्लम सबसे बड़ी लगती है, लेकिन जब आप एक्चुअल में डॉक्टर के पास जाते हो, हॉस्पिटल में जब आप और दूसरे पेशेंट्स को देखते हो, तब आपको आपकी कंडीशन उनसे बेटर लगती है कि भाई बाय गॉड ग्रेस भगवान ने कम से कम हमें वो सिचुएशन नहीं दिखाई। तब हमें लगता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो तो बहुत छोटी है, हमसे भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है जो और दूसरे पेरेंट्स को है। उस टाइम पे मेरे एक पेरेंट से मेरी मुलाकात हुई, उनके 2 ट्विंस थे, उनके दोनों बच्चों को ऑटिज्म था। तब कहीं ना कहीं मैंने उस चीज को पॉजिटिव वे में लिया कि भाई मेरा तो एक ही बेटा है, जबकि उसको डॉक्टर ने केवल ये बोला कि वो बॉर्डर लाइन पे है, ऑटिज्म नहीं है, बस उन्होंने बोला कि भाई बॉर्डर लाइन पे है, अगर आप काम करेंगे तो आपका बच्चा एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तब जब मैं उस पेरेंट से मिली जिनके दोनों बच्चों को, एक बड़े वाले बच्चे को सीवियर और दूसरे वाले को मॉडरेट जब डायग्नोज हुआ था, तो वो पेरेंट्स और भी ज्यादा शॉक में थे। तब फिर मैंने वो सिचुएशन देख करके उसको पॉजिटिव वे में लिया। और दूसरा जो आपने बोला कि सोसाइटी को कैसा फेस करते हो, तो मैं अपने बच्चे को हर जगह लेके जाती थी और अभी भी लेकर के जाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जब तक बाहर, उसने तो कोई क्राइम किया नहीं है, ना उसने कोई मर्डर किया है, ना मैंने कोई क्राइम किया है, और ये बच्चे को प्रॉब्लम है, उस पे हमें काम करना है। मेरा बच्चा किसी से कम नहीं है, ना मैं किसी से कम हूँ, और ये कोई छुआछूत वाली तो बीमारी नहीं है कि एक से दूसरे में फैलेगा, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर होगा। आप उन पेरेंट्स को समझाने चले जाते थे या आपको लगता था कि जैसे कई पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं नहीं उन बच्चे के पास मत जा, आपकी और उस बच्चे का नेगेटिव ऑरा है, आपके ऊपर भी पड़ जाएगा? ये आजकल सुनने में आता है कि ऑरा के ऊपर, एनर्जी के ऊपर बहुत बातें चलती हैं कि आपके बच्चे का ऑरा तो स्पेशल किड्स वाला है, अगर मेरा बच्चा भी आपके बच्चे के साथ खेलेगा ना तो आपका बच्चा मेरा बच्चा आपके बच्चे की तरह हो जाएगा, उस बच्चे की तरह हो जाएगा जो ऑटिज्म है। तो ये सुनने को मिलता होगा आपको, और ये सोसाइटी में बहुत सुनने को भी मिलता है, हमें भी सुनने को मिलता है और आपको भी शायद मिलता होगा। तो ये जब आप सुनते थे कि उसके ऑरा है, उसके बच्चे पे पड़ जाएगा या उसके बच्चे के पास मत जा, कभी इस चीज को देखा और क्या आपने उस पेरेंट्स को रिएक्ट किया वापस, या आप अपने काम में लगे रहे, या क्या सोचते थे उस टाइम आप? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को कभी ये सब चीजें सुनने को नहीं मिली। जब मैं दिल्ली आई थी तो सबसे पहले जो मैंने पढ़ा था कि किसी भी बच्चे पे कोई भी थेरेपी तभी काम करती है जब बच्चे का सेटिंग अच्छा हो, जब बच्चे का नेम रिस्पॉन्डिंग अच्छा हो, और जब बच्चा बैठ सके तभी उस पे आप काम कर सकते हैं। तो सर जब मैं दिल्ली आई थी तब तक मैं अपने बच्चे को उस कंडीशन में उतना करके लेके आई थी, उतना काम करके। मेरा जॉब छोड़ने का रीजन ही यही था। मैं अपने बच्चे के साथ 15-15, 16-16 घंटे काम करती थी। और जब मैं दिल्ली लेकर के आई कि मैं उसके लिए एक अच्छा थेरेपी सेंटर ढूंढ सकूं, एक अच्छा डॉक्टर ढूंढ सकूं जो कि मुझे प्रॉपर गाइड कर सके, तो उस टाइम पे मेरे बच्चे का, उसका नाम वैसे चीकू है और वैसे उसका ऑफिशियल नेम कार्तिकेय है। तो उसका जो चीकू नेम था उस पर उसका जो नेम रिस्पॉन्डिंग था वो 10 में से 10 आउट ऑफ 6 और 7 टाइम्स था। पर कार्तिकेय नेम पे उसका 0 रिस्पॉन्डिंग था।
बिकॉज हम लोग चीकू चीकू ही बात करते थे। उसके बाद बैठने वाले पार्ट पे भी 5-5 मिनट करके मैंने उसका फिर सिटिंग टॉलरेंस बढ़ाया। तो ये सब चीजों पे काम करके लाए, तो जब उसकी थेरेपी स्टार्ट हुई तो फिर मुझे उस पे, और उसके साथ प्लस पॉइंट क्या था सर कि उसको देखने से कोई नहीं मतलब कह सकता था कि इस बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, स्पीच डिले वाला पार्ट छोड़ के। उसके बिहेवियर ऐसा कुछ नहीं था। एक होता है कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके बिहेवियर से आप जज कर सकते हो, या बच्चा वैसा कुछ करता है सोसाइटी में जाकर के तो पता चलता है। तो मेरे बच्चे को देख के कोई नहीं कह सकता था कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। आपने उतना काम कर लिया था उस बच्चे से? हाँ, लेकिन पहले भी जो था, जो हमें पहले से पता था, लेकिन उसका जो एक था कि भाई बिहेवियर वगैरह वैसा कुछ नहीं था कि मतलब किसी को हिट कर देना, किसी को पिंच कर देना, मतलब एक अनयूजुअल जो बिहेवियर होता है कि भाई कोई दूसरा हो तो देख करके बोल देगा कि भाई आप अपने बच्चे को हमारे बच्चे से दूर रखो। तो मेरे साथ कभी वैसा सिचुएशन हुआ नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे को देख के कोई नहीं कहता था, जब तक कि कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना हो जिनको किस फील्ड के बारे में, जैसे न्यूरोपीडियाट्रिशियन होते जिनको इस फील्ड की ज्यादा नॉलेज होती है। लेकिन कई पेरेंट्स ऐसा कहते तो कैसे सिचुएशन को फेस करना चाहिए जब ये पेरेंट्स ऐसे कहते कि आपके बच्चे का और अब मेरे बच्चे के ऊपर पड़ जाएगा, या आपके बच्चे की एनर्जी मेरे बच्चे के अंदर चली जाएगी, या आपका बच्चा जैसा कर रहा है वैसा मेरा बच्चा भी करने लग जाएगा? उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं उन पेरेंट्स को यही बोलना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग में जब कोई भी किसी भी बात को लेकर के, एक छोटी सी बात को ही लेकर के अगर कोई मेरे ही बच्चे को बोलेगा तो कहीं ना कहीं वो चीज हर्ट तो होगी, बीइंग एज अ पेरेंट, कि भाई मेरा बच्चा है जो कुछ समझता नहीं है, वो अगर किसी के साथ खेल लेता है या पार्क में चला जाता है तो उससे उनका क्या बिगड़ जाएगा। बच्चे हैं तो वो अपने ही एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलेंगे। लेकिन अगर मेरे साथ ऐसा सिचुएशन होता तो कहीं ना कहीं मेरे को ऑब्वियसली बात है, मेरा सेंटिमेंट हर्ट होता कि भाई इस तरीके से बोल रहे हैं। बट मैं कहीं ना कहीं उसको एज अ चैलेंज लेती हूँ। मैं दूसरे पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहूंगी कि आप उसको एज अ चैलेंज लीजिए। जो जो चीजें वो लोग बोल रहे हैं पलट के रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नेगेटिविटी आएगी। तो आप, बिकॉज ऑलरेडी हमारे जैसे पेरेंट्स बहुत से होते हैं जो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, डॉक्टर्स ने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी होती, थेरेपी सेंटर्स के चक्कर लगा चुके होते हैं कि कौन सी थेरेपी हमारे बच्चे के लिए सही। ऑलरेडी हम अपने लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो अगर हम बाहर वाली बातों को भी उसी तरीके से लेकर के अगर हम सोचेंगे और अपने जो एफर्ट्स हम कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए वो छोड़ करके इन आलतू फालतू की बातों पे ध्यान देंगे, तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही बेकार है। तो मैं दूसरे पेरेंट्स को भी यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर कोई आपको वैसा मिलता है तो आप उसको इग्नोर करिए। जो आप काम कर रहे हैं आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। जो भी नेगेटिव बोल रहे हैं जस्ट टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। आपको अपने बच्चे पे काम करना है। उनको कैसे जवाब मिलेगा? जब वही 6 या 7 महीने बाद जो आपने अपने बच्चे के ऊपर काम किया है, जो आपने स्ट्रगल किया है, जो चीजें आपने फेस की है, वो आप, आपके पार्टनर, आपके बच्चे से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। और वही जब 6 या 7 महीने बाद जब आपका बच्चा उसी सोसाइटी में उसी लोगों के बीच में जाएगा तो खुद ही वो देख के आपकी तारीफ करेंगे कि क्या ड्रास्टिक चेंज आया है आपके बच्चे में। मानना पड़ेगा कि जो बच्चा पहले था कुछ नहीं बोलता था, जो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, या जो बच्चा इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता था, आई कांटेक्ट नहीं था, और वही आज की डेट में काफी सारी चीजों को काम कर रहा है। बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात बोली कि जो सिचुएशनली जो सोसाइटी में हम फेस करते हैं उसको हम चैलेंज की तरह ले, और चैलेंज लेकर उसको बच्चे के ऊपर काम करके उन पेरेंट्स को दिखाए कि हाँ हमारा बच्चा भी आपके बच्चे की तरह एक्ट कर सकता है। क्योंकि ऑटिज्म ऐसा कोई श्राप नहीं है, ऐसा कोई बीमारी नहीं जिसको हम कवर नहीं कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मेरे ब्रेन में चल रहा था कि जब आपको ये पता लगता है कि बच्चा ऑटिज्म है और आप थेरेपी के लिए लेके जाते हैं, बहुत सारे थेरेपी सेंटर में अच्छा काम भी होता है, बहुत सारे थेरेपी सेंटर में अच्छा काम नहीं होता है। तो जब थेरेपी सेंटर में आपके बच्चे के साथ गलत होता है, जैसे कोई थेरेपिस्ट मारता है, कोई थेरेपिस्ट इरिटेट करता है, कोई थेरेपिस्ट जबरदस्ती बच्चों को पकड़ता है, या थेरेपिस्ट राइट वे में प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते, तो उस टाइम पेरेंट्स को क्या होता करना चाहिए और आप क्या करते थे उस टाइम, या आप कभी ऐसा सिचुएशन आपने फेस किया? हाँ, जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में, क्योंकि जब हम आए तो जैसे ही मैंने आपको बोला कि ये बहुत ही एक खर्चीला प्रोसेस है। करेक्ट।
जिन पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है वही अपने बच्चे का प्रॉपर इलाज करा सकते हैं, बिकॉज ये थेरेपी ऐसा है कि ये डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए चलेगा। ऐसा नहीं कि 5 महीने चली, 6 महीने चली, आपने छोड़ दिया। और इसका इलाज केवल थेरेपी ही है, मेडिसिन नहीं है। नॉर्मल आपको फीवर हुआ या कोल्ड एंड कफ हुआ तो आपने मेडिसिन ले ली और वो आपकी बीमारी ठीक हो गई। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, बिकॉज ये एक ऐसा सिचुएशन है कि इसको अगर आपको डील करना है तो वो केवल एक ही इसका सॉल्यूशन है, वो है थेरेपी। तो जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे भी उतना नॉलेज नहीं था कि कौन सी थेरेपी मेरे बेटे के लिए बेस्ट है। उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि भाई स्पीच, ओटी और एबी ये थेरेपी आपको अपने बेटे के लिए करानी है। तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि कौन से थेरेपिस्ट सही हैं या क्या उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। स्टार्टिंग में जब मुझे नहीं पता था तो यहीं पे आई डोंट वांट टू टेक दैट थेरेपी सेंटर नेम, तो वहाँ पे एक थे, उनका 1 महीने का होता है कि स्टार्टिंग में आपको पैसे देने होते हैं, ज्वाइन करना होता है, तीनों थेरेपीज आपकी वही होंगी। तो होता क्या था कि मैं अपने बेटे को लेके जाती थी 4 घंटे के लिए, तो बोलते थे कि आप बेटे को छोड़ दीजिए और आप चले जाइए। और तो ठीक है, 1 महीने का पैसा हम दे चुके थे, तो अब हमें नहीं पता था कि भाई उनके जाल में फंस चुके एक तरीके से। अच्छा। तो हुआ क्या कि जब मैं जाती थी अपने बेटे को छोड़ देती थी, तो जब छोड़ के आती थी तो मेरा बेटा बहुत खुश रहता था। और जब वापस आती थी तो एकदम बहुत बुझा बुझा सा, सैड सा रहता था। और जब नेक्स्ट डे लेके आती थी वो जाना नहीं चाहता था। तो ये कुछ टाइम तक चला। उसके बाद फिर जब मैंने सर से पूछा कि सर कुछ प्लान बताइए क्या करना है, तो वो मेरे को अंदर भी अलाउ नहीं करते थे कि उस बीच में बच्चा आपको देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपको आने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला सर या तो फिर कैमरे की फुटेज या रिकॉर्डिंग कुछ प्रोवाइड, तो नहीं हम वो नहीं दे सकते हैं। तो मैंने बोला सर कुछ प्लान होता होगा तो वो दे दीजिए, तो वो सब चीज भी नहीं। फिर मैंने डिसाइड किया कि फिर मुझे अब इस पे काम करना पड़ेगा। फिर मैंने उस पे क्या किया, जब पढ़ाई शुरू की, जब पढ़ना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि स्पीच थेरेपिस्ट की क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए ऑन पेपर्स। प्लस एक ओटी कोई कराता है तो उनका क्या नॉलेज होना चाहिए, एक जो स्पेशल एजुकेटर है या जो एक एबीए थेरेपिस्ट है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फिर जब मैंने इस फील्ड में काम करना शुरू किया, बिकॉज यहाँ पे मेरे साथ मेरे हस्बैंड नहीं रहते थे, यहाँ पे मैं खुद ही सारी चीजें हैंडल कर रही थी, तो इतना घूम के बहुत सारे थेरेपिस्ट, बिकॉज मैं अपने बेटे के लिए हर कुछ बेस्ट करना चाहती थी, क्योंकि हम पैसा लगाने को तैयार थे। लेकिन अगर वही पैसा सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो मेरा टाइम, मेरी एनर्जी दोनों ही वेस्ट हो रही हैं, जो कि मैं नहीं चाह रही थी। घर पे तो मैं कर ही रही थी, लेकिन जब वो सारी चीजें मैंने पढ़ी तो मैं भी और पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप अपनी एनर्जी और पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपको इन सब चीजों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे मैं एक बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ, मैं कहीं भी किसी भी स्कूल में अगर इंटरव्यू के लिए जाती हूँ तो सामने वाला मेरे से मेरा क्वालिफिकेशन, मेरा एक्सपीरियंस जरूर पूछता है। तो फिर यहाँ तो बात मेरे बेटे की है, तो मैं अपने बेटे को किसी ऐसे हाथ में क्यों दूं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि जब भी हम थेरेपी सेंटर में जाए, अगर बच्चे के साथ चैलेंजेस फेस नहीं करना तो उनका आप प्रॉपर क्वालिफिकेशन देखिए, प्रॉपर चेक कीजिए, उनको थेरेपी सेंटर का पूरा हिस्ट्री देखिए कि क्या रहा है, क्या बच्चों को उन्होंने ट्रीटमेंट किया है। ये बात बहुत सही है आपकी कि हम ये नहीं देखते कि थेरेपी सेंटर कैसा है और हम सुनकर चले जाते हैं, हमें ये नहीं पता लगता थेरेपी सेंटर कैसा काम करता है। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि हमें ये नोटिस करना चाहिए, और अगर हमारे बच्चे की बात है तो हमें रीड आउट करके भी जाना चाहिए, पढ़कर जाना चाहिए, समझ के जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने मैम, थैंक यू सो मच। एक चीज ये भी देखा जाता है कि जब सेंटर में आप जा रहे हो और पेरेंट्स, आपने देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो जाते ही अपने बच्चे को छोड़ देते हैं और ये नोटिस नहीं कर पाते कि थेरेपी क्या चल रही है, कैसी चल रही है, और कैमरे में देख रहे होते हैं, फिर घर जाते हैं और कोई काम नहीं चल रहा होता उनके साथ, बच्चे के साथ, फिर आते हैं, फिर थेरेपी कराते, फिर घर चले जाते हैं। थेरेपिस्ट के साथ कोई डिस्कशन नहीं होता कि क्या बच्चे के साथ प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, क्या रिजल्ट आएगा, कितने दिनों में आएगा, और उनको लगता है कि वो थेरेपी चला रहे हैं और बच्चे में ये बीमारी ठीक हो जाएगी। ये ऐसा पार्ट बन जाता है कई बार कि पेरेंट्स के साथ कि थेरेपी हो रही है, बच्चा रिकवर होने वाला है। क्या ये राइट वे है रिकवरी का, या पेरेंट्स को भी लगना पड़ता है, या पेरेंट्स को भी ध्यान उतना ही देना पड़ेगा जितना एक थेरेपिस्ट दे रहा है, या उससे ज्यादा देना पड़ेगा, कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी थेरेपी लेने के साथ साथ? जब मैं यहाँ आई थी तो एक सोच के साथ ही आई थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि आप
आपको खर्चे के लिए उस पार्ट पे आपको कुछ नहीं सोचना, चाहे आपके रहने का खर्चा हो, चाहे खाने का हो, कुछ भी नीड हो, वो पूरा करने के लिए मैं हूँ। आपको बस केवल एक ही चीज़ पे ध्यान देना है, वो है मेरा बेटा। उसके अलावा आपकी लाइफ में भी कोई पर्पज़ नहीं है। ना आपको कहीं जॉब के लिए जाना है, ना कुछ करना है। आपका जो फर्स्ट मेन मोटिव है केवल आपका बेटा, उस पे ध्यान देना है। हमारा बेटा ठीक है तो सब ठीक है। तो इसीलिए मैंने जिस तरीके से काम किया, आज मेरा बेटे को ऑटिज्म नहीं है, उसका 2 जगह से मैंने डायग्नोज़ कराया है, 2 जगह से असेसमेंट हुआ है। तो मेरा बेटा आज ऐसा है मेरे एफर्ट्स की वजह से, उसकी थेरेपिस्ट की वजह से। तो मैं उन थेरेपिस्ट को प्लस अपने हस्बैंड को और जो भी लोग मतलब मेरे साथ जुड़े हुए, उन सबको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी कि भई आज मैं एक बीइंग एज़ अ पेरेंट मैं बहुत खुश हूँ। जब मतलब एक मुझे डर था आज से 10-11 महीने पहले कि भई मेरा बेटा एकदम ऑटिज़्म के बॉर्डर लाइन पे है। तो वो चीज़ कैसे हुई वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। देखिए हर चीज़ का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। मैं जानती हूँ कि जो पेरेंट जिनके बच्चों को ऑटिज़्म पता चलता है, ये उनके लिए हो सके नई चीज़ हो सके किसी पेरेंट्स के लिए नई चीज़ नहीं हो। बट मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि जिनको इसके बारे में नहीं पता है कि ऑटिज़्म क्या है, पहले तो वो खुद समझे इस चीज़ों को कि उनके बच्चे को ऑटिज़्म है। कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। इसका इलाज है और इसका इलाज केवल थेरेपी है। तो सबसे पहले तो उनको कूल काम होने की ज़रूरत है, शांत दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। फिर उनको ये सोचना है कि वो काम कैसे करें। तो सबसे पहले उनको घर से ही काम शुरू करना होगा। तो बिल्कुल। उसके लिए उनको बच्चे के आई कॉन्टैक्ट पे, उसकी सिटिंग पे तो आप ये कहना चाहते हैं कि पेरेंट्स को उतनी मेहनत करने की ज़रूरत है या नहीं? पेरेंट्स को सर देखिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि थेरेपी सेंटर में बच्चा केवल 45 मिनट के लिए जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। हो सके आप रेगुलर करा रहे हो सके आप वीकली करा रहे हो। बिल्कुल। बट 22 घंटे तो बच्चा आपके पास है घर पे। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा थेरेपिस्ट कौन है? आप हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो जज़्बा, वो जुनून आपके अंदर होना चाहिए कर गुज़रने की कि नहीं भई मुझे कुछ भी करना है। तो मैं कई रात ऐसा होता था कि मैं नहीं सोई हूँ, मेरा पहले से प्लान रेडी रहता था कि मुझे अपने बच्चे के साथ क्या काम करना है। और जब मैं थेरेपी सेंटर में भी जाती थी तो जब तक उसकी थेरेपी चलती थी, तो मैंने ऐसी ही जगह पे अपने बच्चे का थेरेपी सेंटर के लिए चुना जहाँ पे मुझे वहाँ बैठने दिया जाए। 1-2 दिन मेरे बच्चे ने टैंट्रम्स शो किए कि मेरे को देख कर के वो नहीं करता था, बट मैंने बोला थेरेपिस्ट को कि नहीं आपको करना है और मेरे सामने ही करना है। क्यों? क्योंकि आप क्या चीज़ें कर रहे हो मेरे बच्चे के साथ, क्या कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, क्या आप टूल्स यूज़ कर रहे हो, बीइंग एज़ अ पेरेंट मुझे पता होना चाहिए ताकि घर पे जा कर के मैं उन चीज़ों पे वर्कआउट कर सकूँ। और मुझे अगर कहीं कुछ चैलेंज आता है तो नेक्स्ट डे आकर के मैं कॉल पे या फेस टू फेस वो चीज़ें आपसे डिस्कस कर सकूँ। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। जैसा आपने कहा कि थेरेपी जो है एक बंद रूम के अंदर नहीं होनी चाहिए, करेक्ट? दूसरी बात आपने कही कि जब भी हम थेरेपी करा रहे हैं तो अपने थेरेपिस्ट से पूछे कि एक्चुअल में उसके साथ क्या चल रहा है और कितने दिनों में क्या आने वाला है। साथ के साथ आपका भी प्रोटोकॉल होता है, पेरेंट्स का प्रोटोकॉल होता है कि वो घर पे जाके अच्छे से मेहनत करे, जो करवाया जा रहा है उसको वो लर्निंग की तरह समझे और वो लर्निंग को रिपीट करे और तभी जाके रिजल्ट आता है। ये बात बहुत अच्छी बताई आपने। लेकिन एक सिचुएशन बहुत ज्यादा फेस करने को मिलती है जब हम घर में बच्चों के साथ वर्कआउट कर रहे होते हैं, हमारे रिलेटिव, हमारे हस्बैंड या हमारे जो भी हमारे आसपास है, जो एनवायरनमेंट में हमारे आसपास है, वो लोग सपोर्ट नहीं करते। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि सपोर्टिव नेचर ही नहीं होता उनका, क्योंकि बच्चे को उस तरीके से देखते हैं कि वो बीमारी हो गई है, अब ये बीमारी रिकवर नहीं होगी। तो क्या करना चाहिए इसके जब रिलेटिव कोई सपोर्ट ना करे? और आपने कभी फेस किया है ऐसा कि रिलेटिव मतलब आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं और आपको खुद ही लगना पड़ रहा है, घर का काम भी करना पड़ रहा है, सारी चीजें एक साथ करनी पड़ रही है? सर जैसे आपने बोला कि रिलेटिव जो भी प्रॉब्लम का पता चलता है तो बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो आपका मजाक भी उड़ाते हैं कि भाई अरे आपका तो बच्चा ऐसा है, हमारे बच्चे को क्यों जाना चाहिए। तो जब हमने सोचा था कि ठीक है दिल्ली चलते हैं, तो यहाँ पे है तो हमें उनके साइड से भी बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। जैसे हमें हॉस्पिटल्स का उतना आइडिया नहीं था, थेरेपी सेंटर्स का उतना आइडिया नहीं था। तो जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई आपको हेल्प करे एज अ ट्रांसपोर्ट में, मतलब जैसे कि साथ ले जाए या क्योंकि होता क्या है कि हम ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ों से अकेले जूझ रहे होते हैं, नया जगह नया माहौल।
और जो लोग वहाँ ऑलरेडी रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आदमी एक चाहता है कि भी साथ में सपोर्ट हो, बट वहाँ पे मुझे वो सब चीज़ें नहीं मिली। तो कहीं भी गई तो ये लगता था यार काश साथ में कोई होता, तो जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम किसी से शेयर कर सकते, तो थोड़ा सा बोझ हल्का होता। जो स्टार्टिंग में मेरी सिचुएशन थी कि भाई मुझे ढंग के डॉक्टर मिल जाए, मुझे ढंग का थेरेपी सेंटर मिल जाए, तो उस टाइम मतलब मैं अपनी सिचुएशन किसी से बता भी नहीं सकती थी। तो ये लगता था कि काश एक कंधा होता जिसपे हम सर रख के थोड़ा रो लेते, या अपना थोड़ा सा जी हल्का कर लेते, अपने इमोशन शेयर कर लेते, बट वो सब चीज़ मेरे साथ नहीं हुई। तो एक्सपेक्ट किया, बट जब चीज़ें नहीं हुई तो लास्ट एंड लीस्ट यही रियलाइज हुआ कि अब इस रास्ते पे मुझे अकेले ही चलना है, चाहे जर्नी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। तो मैं दूसरे भी पेरेंट्स को यही अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगी कि इस पे आप अगर किसी से उम्मीद करते हैं, अगर वो उम्मीद आपकी पूरी नहीं होती है, तो कहीं न कहीं आपको वो फिर ठेस लगती है। फिर कहीं न कहीं एक नेगेटिव आपके अंदर एक सोच आ जाती है। तो यही बोलना चाहूँगी कि ये जर्नी छोटी नहीं है, ये जर्नी बहुत बड़ी है और इस पे हमें अकेले ही चलना ज़्यादा सही है। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सारी बातें बताई अभी हमें। और मुझे ये लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब कोई सपोर्ट नहीं करता तो आपको खुद ही चलना चाहिए और एक टाइम सेट तैयार करना चाहिए कि आप अपना टाइम सेट तैयार करिए। और ये नोटिस करने वाली बात हो जाती है कि हम कितना टाइम अपने बच्चों को दे पा रहे हैं, अगर रिलेटिव सपोर्ट नहीं कर रहे तो। क्योंकि रिलेटिव के भरोसे बैठेंगे तो शायद बच्चे में दिक्कत और बढ़ सकती है, क्योंकि काम आपको करना है, काम आप बच्चा आपका है, शायद कोई सपोर्ट करे कोई ना करे, तो उसके भरोसे बैठने से कोई फायदा नहीं है। बहुत अच्छी बात बताई मैम आपने। एक चीज और यहाँ पे देखने को मिलती है, जब रिलेटिव की बात ही आती है तो रिलेटिव फाइनेंशियल कंडीशन को भी लेके बहुत अलर्ट रहते हैं। और जब आपको ये पता लगता है कि यार ओटी में तो स्पीच में या एजुकेशन कराने में इसका बहुत इन्वेस्टमेंट जाने वाला है या बहुत लग रहा है इन्वेस्टमेंट, और आपने रिलेटिव को सपोर्ट के लिए बोला कि हाँ मुझे थोड़े पैसे की नीड है, मुझे पैसा चाहिए मुझे, या जब आप हस्बैंड से भी बोलते कि इतना पैसा लग रहा है, तो कैसा रिएक्शन होता है रिलेटिव का, और आप कैसे उस सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं कि हाँ फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे आप मैनेज कर रहे होते हैं? जब हमें स्टार्टिंग में पता चला था, जब मैंने आपको बताया कि व्हेन आई वाज इन झारखंड, और जब मुझे पता चला कि भाई बेटा मेरा बॉर्डर लाइन पे है ऑटिज्म के और मेरे बेटे को हो सकता है, तो डॉक्टर ने बोला था कि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है और फाइनेंशियल आपका जो सिचुएशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज कोई भी थेरेपी होती है वो एरिया टू एरिया और कॉस्ट टू कॉस्ट डिपेंड करता है, क्योंकि हर थेरेपी सेंटर कितना चार्ज कर रहा है वो एरिया पे और लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने ये चीज़ बहुत पहले ही बता दिया था, और उन्होंने ये भी बताया था कि ये एक लंबा प्रोसेस है, तो ये 2 या 3 महीने की सिचुएशन नहीं है। तो इसके लिए आपको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली आपको पूरा स्ट्रांग होना पड़ेगा और उस हिसाब से आपकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब हमें झारखंड से दिल्ली मूव होना था तो बहुत सोच समझ के उस कंडीशन पे आए थे, बिकॉज अगर वैसा सिचुएशन होता तो मैं आती नहीं, बिकॉज झारखंड से ज़्यादा कॉस्टली जगह आपका दिल्ली है। यहाँ पे थेरेपी सेंटर चाहे डॉक्टर की एक वन टाइम कंसल्टेशन फीस ही इतनी ज़्यादा है कि जो शायद एक नॉर्मल पेरेंट्स भी अफोर्ड नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, किसी भी थेरेपी के लिए जा रहे हैं, तो प्रॉपर उसके लिए एक प्लानिंग होनी चाहिए। अब मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि थेरेपीज नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे आपका जैसे निपिड है, ऐसे बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत कम कॉस्टिंग में, या बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं उनके साथ हम जुड़ करके भी अपने बच्चों की हम थेरेपीज करा सकते हैं। कई बार थेरेपी आप कराने जाते हैं और डॉक्टर गलत डायग्नोस भी करते हैं कि डायग्नोसिस ठीक नहीं है, या डायग्नोसिस ऐसा कर दिए है कुछ बच्चे में और कुछ बोल देते हैं। कई पेरेंट्स को आपने सुना भी होगा कि बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म का होता है, ऑटिज्म कह देते हैं उसको, क्लासिकल ऑटिज्म कह देते हैं, या बच्चा स्पीच डिले का होता है ऑटिज्म कह दिया जाता है, बच्चा सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का होता है तो ऑटिज्म कह दिया जाता है, एडीएचडी बच्चा होता है ऑटिज्म कह दिया जाता है, एपिलेप्सी बच्चा होता है ऑटिज्म कह दिया जाता है, और साथ में भी कई बार बोला जाता है एपिलेप्सी विद ऑटिज्म, एडीएचडी विद ऑटिज्म, स्पीच डिले विद ऑटिज्म। ये बहुत सारा ऑटिज्म का टर्मिनोलॉजी हम जगह जगह टैग कर देते हैं। अब मैं आपसे यही डिस्कस करना चाह रहा था कि जब ये आप और पेरेंट्स से भी, काफी पेरेंट्स से मिलते हैं आप और थेरेपी सेंटर में जाते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स भी आपके पास आते हैं, किसी का स्पीच डिले तो ऑटिज्म बोल दिया जाता है और उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी सेम चल रहे होते हैं ऑटिज्म वाले ही। क्या इशू पेरेंट्स फेस करते हैं, और जब
फेस कर रहे होते, जब ये सिचुएशन को देख रहे होते कि यार मेरा बच्चा तो किसी और कंडीशन का था और ट्रीटमेंट काफी दिनों से किसी और का चल रहा था, तो उस केस में आपने पेरेंट्स से मिले, आप पेरेंट्स से काफी मिले हो, उस केस में पेरेंट्स अपने आप को क्या समझा रहे होते हैं कि हाँ गलत डायग्नोसिस हो गया, गलत ट्रीटमेंट हो गया, आप करे तो करे क्या? तो वो क्या सिनारियो रहता है, वो क्या सिचुएशन रहता है उस टाइम का? सर कई बार ऐसा होता है कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, मान लीजिए जैसे किसी को कैंसर हो गया है या फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको ब्रेन ट्यूमर है, तो हम किसी एक डॉक्टर पे तो भरोसा करके नहीं रहते हैं। बिल्कुल। हम एक सेकंड या थर्ड ओपिनियन जरूर लेते हैं कि हो सके शायद इसमें भी कुछ प्लस पॉइंट निकल आए। तो उसी तरीके से बात ये हमारे बच्चे की है। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने कम से कम 3 या 4 डॉक्टर से, क्योंकि कोई एक डॉक्टर 5 या 10 मिनट या मैक्सिमम 15-20 मिनट के लिए आपके बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा है, बट हम तो उसको पूरा दिन देखते हैं। बिल्कुल। तो कोई एक डॉक्टर 15-20 मिनट देखने से कैसे वो एक ऑब्जर्वेशन दे सकता है। मैं अपने बेटे की बात करूं, जैसे एक डॉक्टर के पास लेके गई थी मैं, सुबह से लेकर के शाम तक मेरे बेटे ने वेट किया। ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे हर टाइप के बच्चे वहां पे होते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, प्लस गर्मी का इतना टाइम था, पंखे वगैरह काम नहीं कर, आपका वेटिंग पीरियड इतना बड़ा होता है, बच्चे को जगह नहीं मिलती, बच्चे को पकड़ के बैठे हो, तो बच्चा कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होगा ही होगा, क्रैंकी भी होगा। तो जब आपका नंबर आता है तो बच्चा तो ऐसा बिहेवियर शो करेगा, बट वो सिचुएशन तो हम समझ रहे हैं, डॉक्टर तो नहीं समझ रहे हैं वो सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं तो आपको 10-15 मिनट के बेसिस पे आपने किसी पे कोई लेबलिंग कर दी। मेरे बेटे को जैसे उन्होंने बोला कि आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, जबकि ये बिल्कुल 100% गलत था। ये मेरा बेटा हाइपर एक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर वो हाइपर एक्टिव होता तो किसी भी थेरेपिस्ट के साथ बैठ करके वो काम ही नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरे साथ ही, जब मैं उसको बिठाती हूँ, स्टार्टिंग में दिक्कत हुआ था, लेकिन जब मैं काम करती हूँ तो मेरा बेटा आराम से 2-2.5 घंटा मेरे साथ बैठ जाता है। और थेरेपीज में भी कभी उन लोग के साथ, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपके बच्चे को हाइपर एक्टिविटी है। हाँ, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने कहा अभी कि मेरा बच्चा 5 to 6 आवर्स वहां पे बैठा और बच्चा क्रैंकी हो रहा था, बच्चा इरिटेट हो रहा था कि मुझे बैठना पड़ रहा है ज्यादा देर तक। और छोटे बच्चे ज्यादा देर तक नहीं बैठते, क्योंकि उनको इंगेज होना होता है किसी एक्टिविटी में, किसी भी एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना होता है। ये जब आपके बच्चे को उन्होंने हाइपर एक्टिव बोला और आप वहां पे फिर कैसे चीजें फेस कर रहे थे? क्या आपने, डॉक्टर क्या बोला कि आप ये क्या बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव है, ये तो मेरे सामने तो बैठता है, थेरेपिस्ट के सामने ही बैठता है, और अभी क्रैंकी हो रहा है? तो डॉक्टर क्या कह रहे थे? डॉक्टर आपको जबरदस्ती टैग कर रहे थे कि नहीं आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है और ये ऑटिज्म कैटेगरी में ही जाने वाला है? सर उस टाइम तो देखिए, जब गए हैं तो उस टाइम तो पहला मेरा यही होता है कि पहले मैं उनको सुनती हूँ। तो मेरा ये होता है कि पहले उनको सुन लो, उसके बाद फिर मैं बोलूँ। तो उन्होंने स्टार्टिंग में जो उन्होंने ऑब्जर्व किया मेरे बेटे को, क्योंकि गया इतनी देर से मैं उसको पकड़ के बैठी थी, जगह नहीं मिल रही थी, तो जब वो गया है तो उनका कैबिन थोड़ा सा बड़ा था, प्लस वहाँ टॉयज वगैरह थे। तो ये आपको ही पता है कि बच्चे टॉयज को देख के उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो अब मेरा बेटा गया तो वहाँ कुछ टॉयज थे, तो उनको टच कर रहा है, नोट पैड है, तो अब वो देख करके भाई उन्होंने बच्चे को बोल दिया कि आपके बच्चे में ADHD वाले भी सिम्टम्स हैं, आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, इसीलिए ये मतलब काम नहीं कर रहा है, अगर आप इसके हाइपर एक्टिविटी पे काम करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। लेकिन उसका अपोजिट मुझे देखने को मिला। जब मैं निकली और मैं एक दूसरे डॉक्टर के पास लेके गई, फिर मैं दूसरे थेरेपिस्ट के पास भी लेकर गई, तो वहां से तो मुझे पॉजिटिव मिला कि आपके बच्चे में तो इश्यू है ही नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। क्योंकि अगर मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव होता तो जो हाइपर एक्टिव, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स पे ADHD बोलते हैं, वो बच्चों को बिठा कर रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनको हर 5 मिनट बाद दूसरी एक्टिविटी चाहिए होती है। बिल्कुल। जो मेरे बेटे के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर आपको टैग कर रहे थे कि ये बच्चा हाइपर एक्टिव है? हाँ, उन्होंने कि टैग लेबलिंग करने की कोशिश की, लिख भी दिया था कि आपके बच्चे को ADHD है। तो यही मैं बोल रही हूँ कि एक तरीके का मिथ है कि कोई 10 से 15 मिनट की ऑब्जर्वेशन पे, सिचुएशन उन्होंने नहीं समझा कि 5-6 घंटे लंबा इंतजार करने के बाद जब आप आ रहे हो तो बच्चा ऑब्वियस सी बात है क्रैंकी होगा। बच्चा सोया नहीं है, बच्चे ने अपना खाना ढंग से नहीं खाया, क्योंकि जगह माहौल चेंज है, और प्लस एकदम से सडनली गया है, उसे नया चेहरा, नई जगह, नए टॉयज। तो आप ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स को वेट करना चाहिए 3-4 दिन का, आई थिंक 2 to 3 डेज का एक असेसमेंट प्रोटोकॉल लेके चलना चाहिए कि बच्चा पहले एनवायरनमेंट में उनको एडजस्ट हो, देन फिर स्किल असेसमेंट हो कि प्रॉपर वे में पता लगे कि बच्चे में क्या कमी है।
हाँ जी। अदरवाइज फर्स्ट डे को लेकर अगर कोई असेस कर रहा है तो वो राइट वे नहीं होगा असेस करने का। नहीं। या अगर पेरेंट्स अगर बच्चा करता भी है तो एक जैसे कहते हैं कि वीडियो फॉर्म में मंगवा लिया जाता है कई बार कि हाँ अगर आपका बच्चा करता है तो आप घर जाइए और जो वो करता है उसका एक वीडियो क्रिएट कीजिएगा और वो हमें लेके आइएगा, उसके बेसिस पे फिर हम चेक करने की कोशिश करेंगे। ये एक राइट वे है, प्रोटोकॉल है कि बच्चे के साथ फर्स्ट डे ही असेसमेंट ना रखा जाए, कम से कम 2 to 3 डेज का वेट किया जाए। ये बहुत अच्छी बातें कही आपने। और ये भी सुनने को आता है कि ऑटिज्म जो है बहुत जगह जगह फैला हुआ, अब तो अवेयरनेस तो बहुत ज्यादा हो गई है ऑटिज्म को लेके। गलत ट्रैक पे पेरेंट्स पहुंच जाते हैं कई बार। ट्रैक का मतलब मेरा कहना है कि जो प्रोटोकॉल है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जैसे ओटी करवा रहा है कोई या स्पीच करवा रहा है, अब थेरेपी पेरेंट्स को तो नहीं पता कि वो ओटी सही चल रही है कि गलत चल रही है, स्पीच अच्छा चल रहा है कि गलत चल रहा है। लेकिन एज एन पेरेंट्स को ये कैसे असेस करना चाहिए कि हाँ ये ओटी सही चल रही है, ये ओटी अच्छा है, ये स्पीच अच्छा है। क्योंकि बहुत जगह ये देखा जाता है कि जहां एक सेंटर में पेरेंट्स जाते हैं, सेम प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, दूसरे बच्चे के भी साथ सेम प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, दूसरे सेंटर छोड़कर जाते हैं पेरेंट्स, वहां भी सेम फॉलो हो रहा होता है। ये पेरेंट्स कैसे असेस करें कि यहाँ पे ओटी सही चल रही है, यहाँ पे स्पीच अच्छी चल रही है, यहाँ पे नहीं चल रहा है और चल रहा है अच्छा, ये कैसे पेरेंट्स को पता लगता है? आपने बहुत सारे पेरेंट्स से मिले हो और आप अपने एक्सपीरियंस में भी कहा आपने कि मैं ऑलरेडी टीचर थी और मैं सब चीजों को नोटिस करती थी, तो कैसे आपने उस चीजों को मैनेज करने की कोशिश की कि आपके बच्चे का जो ओटी चल रहा है या स्पीच चल रहा है वो अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है? अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैं टीचर हूँ, तो टीचर का काम होता है नई नई चीजों को सीखना। तो जब मुझे पता चला कि भाई मेरा बेटा ऑटिज्म के बॉर्डर लाइन पे है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि बिकॉज ये एक थोड़ा सा खर्चीला प्रोसेस है, तो स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो मुझे थेरेपी सेंटर्स का थेरेपिस्ट के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। तो बहुत लोगों ने बेवकूफ बनाया, पैसे लिए, बहुत जगह चक्कर काटे, तो ढंग के थेरेपी सेंटर कैसे प्रॉपर प्लानिंग होती जो मुझे नहीं पता चला। तो उसमें मैंने बहुत सारा अपना टाइम किया, उस पर बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे अपने नोट्स बनाए, तब फिर जब मैं एक फाइंडिंग पे पहुंची। सो ऑन दैट डे आई हैव डिसाइडेड कि आई हैव टू इनरोल माई सेल्फ फॉर पर्टिकुलर दिस कोर्स, तो ऑटिज्म से रिलेटेड। सो मैं अभी अपना स्पेशल एजुकेशन में प्लस चाइल्ड साइकोलॉजी में मैं डिप्लोमा कर रही हूँ। बिकॉज बीइंग एज अ पेरेंट, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक एज अ एजुकेशन की तरह भी लिया जाए। जब नॉलेज अच्छा होगा तो मैं और भी अच्छे तरीके से काम कर पाऊंगी। तो इसको फिर मैंने इस वे में लिया, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ना शुरू किया तो एक टर्म मेरे सामने आया, IEP। जैसे हम किसी भी स्कूल में जाते हैं, जब मैं एज अ टीचर में वर्क करती थी तो वहाँ का प्रॉपर एक करिकुलम होता है किसी भी स्कूल का, क्लास वाइज करिकुलम होता है, प्लानर होता है कि हमें बच्चे को क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन पढ़ाएगा। तो उसी तरीके से इन बच्चों पे भी काम करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि ओटी जो है, ओटी किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का सिचुएशन अलग होता है। तो जरूरी नहीं है कि आप जिस बच्चे के साथ जो प्लान पे आप वर्क कर रहे हो वही प्लान मेरे बच्चे के ऊपर भी वर्कआउट करे। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब भी आप किसी थेरेपिस्ट के पास या किसी भी थेरेपी सेंटर में जाते हो, तो आप उनको बोलिए कि 1 या 2 दिन या कम से कम वो 1 हफ्ता आपके बच्चे को ऑब्जर्व करे, क्योंकि थेरेपी सेंटर नया है, थेरेपिस्ट नया है। तो जब बच्चा वहां जाता है तो कई बार बच्चे को थेरेपी सेंटर में और थेरेपिस्ट के साथ मिंगल होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए किसी को भी समझने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का टाइम देना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि क्या पेरेंट्स जब वो ओटी देख रहे हैं, असेसमेंट हो गया, आपने बोला कि असेस करना चाहिए, टाइम लगाना चाहिए असेस करने के लिए, और फिर पता लगता है कि ओटी हो रही है, क्या पता ओटी ठीक ना हो, क्या पता ओटी सही नहीं चल रही हो उसको, या स्पीच चल रही हो, या स्पीच का प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है, स्पीच का प्लान फॉलो किया जा रहा है, ओटी का प्लान फॉलो किया जा रहा है, एजुकेशन का प्लान, बिहेवियर का प्लान या सेंसरी इंटीग्रेशन का प्लान फॉलो किया जा रहा है, उसको पेरेंट्स कैसे असेस करेगा कि हाँ यहाँ पे ये थेरेपी सही चल रही है? सर जैसे देखिए, अब हमें पता चला कि भाई मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम है, तो जब हम कहीं जाते तो हर पेरेंट यही चाहता है कि मेरा बेटा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सबके लिए उनका बच्चा बहुत प्यारा होता है। और जो ये प्रॉब्लम है तो वो चाहते हैं कि कब हमें इससे छुटकारा मिले। तो मैं भी जैसे जिन थेरेपी सेंटर में गई या जिन डॉक्टर के पास गई तो मैंने उनसे यही पूछा कि सर कितने जल्दी मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, सर कितनी लंबी थेरेपीज चलेंगी। तो
उन सबका यही कहना होता था कि मैडम इसमें आपको चाहिए पेशेंस, ओके। ये बहुत लंबा प्रोसेस है और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बिल्कुल। जरूरी नहीं कि जो थेरेपी में आपका बच्चा हो सके 1 महीने में अच्छा रिस्पॉन्स दिखाए, हो सके धीरे धीरे दिखाए। तो आपको थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस है, सो आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, तो प्लस इम्प्रूवमेंट होता है। तो उन्होंने बोला कि आपको कम से कम 1 महीना, क्योंकि हमें भी बच्चे को समझने के लिए, बच्चा हमारे लिए नया है, बच्चे के लिए हम नए हैं, जगह नहीं है, सिचुएशन नहीं है, तो उन्होंने बोला कि हमें भी टाइम चाहिए। तो कोई भी थेरेपिस्ट या थेरेपी सेंटर किसी बच्चे के डेवलपमेंट से रिलेटेड वो 2 या 3 मंथ्स बाद ही बता सकता है कि आपके बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। और बीइंग एज अ पेरेंट मैंने भी यही नोटिस किया कि मेरे बच्चे को ही नई जगह में, नई जगहों में ढलने में कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम लग गया। तब उसके बाद धीरे धीरे जैसा उन्होंने मुझे बताया मेरे थेरेपिस्ट ने कि आपको ऐसे घर पे काम करना है, ये प्लानिंग है, तो उसमें फिर मुझे धीरे धीरे रिजल्ट दिखना शुरू हुआ। तो पेरेंट्स ये शॉर्ट टर्म में जब रिजल्ट आना लग जाए तो ये पेरेंट्स को पता लग जाता है कि बच्चे में रिजल्ट आ रहा है। आप ये कहना चाहते हैं कि जब चीजें जब शॉर्ट टर्म में रिजल्ट दिखे तो पेरेंट्स में रिजल्ट है एक्चुअल में, है ना? ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि शॉर्ट टर्म में ही रिजल्ट देखना जरूरी हो जाता है, अदरवाइज आप बहुत लेट हो जाते हो जब आप बहुत लंबा वेट करते हो। तो बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन मेरा और है यहाँ पे कि डॉक्टर्स या रिलेटिव या कई बार ऐसे हमें पेरेंट्स मिल जाते हैं जो ये बोलते हैं कि बच्चे को जब बच्चा बिहेव करे तो उसको एक लगाओ मान जाएगा, और हमारे ऑटिज्म बच्चों को तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि आप मार भी क्यों रहे हो। लेकिन कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि कोई ऐसा एडवाइस किया हो कि पिटाई करो बच्चे की, या इसको डांटा करो, इसको पिटा करो? कभी ऐसा आपने फेस किया? कभी किसी पेरेंट्स ने, डॉक्टर ने या थेरेपिस्ट ने बोला हो? नहीं, अभी तक तो किसी ने ऐसा नहीं बोला था, क्योंकि जब मैंने इससे रिलेटेड पढ़ाई शुरू की, मैं अपना वो शेयर करना चाहूंगी। एक दिन मेरा बेटा बहुत ज्यादा, उस टाइम मैं बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान थी। तो उस टाइम पे उस दिन मेरा बेटा बहुत ज्यादा मुझे परेशान कर रहा था, और मैं जन्माष्टमी वाला दिन था, तो मैं उसको किसी चीज के लिए मना कर रही थी कि बेटा ये मत करो मत करो, बट वो बार बार उसी चीज को किए जा रहा था, और गलती से मैंने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। अच्छा। तो फिर बाद में जब वो रात में सोया है, तब फिर मैं बहुत रोई हूँ, और ये एक्सपीरियंस मैंने अपने हस्बैंड से भी शेयर किया है कि आज किसी और चीज का गुस्सा था, बट इस पे निकल गया। वो इसलिए निकल गया कि मैं, वो कुछ परेशान कर रहा था मुझे, तो मैं मना कर रही थी कि बेटा बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, बट वो बार बार ही वो कंटिन्यूअसली वही वो चीज कर रहा था, मेरे को इरिटेट कर रहा था। तो बट फिर मुझे लगा कि भाई नहीं, वो तो समझता नहीं है, अगर समझता तो वो तो ये चीज करता ही नहीं। अगर मैं उसको मना कर रही हूँ तो हमारे बच्चों में क्या प्रॉब्लम होती कि हमारे बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। अगर समझ पाते तो हमें इतना टेंशन लेने की, डॉक्टर के पास जाने की, थेरेपीज कराने की जरूरत ही नहीं होती। तब जब मैंने उसको मार दिया, तब मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने ये क्या किया। मेरे बच्चे को तो उस चीज की समझ ही नहीं है, समझ तो मुझे है, तो मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। तो फिर मैं अपने आप को उस टाइम पे कोसने लगी कि मैंने उसको इतना पीट क्यों दिया, उसमें हाथ क्यों उठा दिया। पहली बार वो था कि जब मैंने उसको, और बच्चा उस टाइम एक्सप्रेस भी नहीं कर पाए कि वो पिटाई खा रहा है, हाँ या हाँ मुझे क्यों हर्ट कर रहे हो आप। हाँ, ये बच्चे ने तो क्वेश्चन पुटअप किया आपसे, ये कुछ ऐसा एक्सप्रेस किया? नहीं, वैसा कुछ नहीं, वो बस रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। बाद में फिर थोड़े टाइम बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस टाइम तो मेरा गुस्सा निकल गया, वो कहीं निकलना था तो वो मेरे बेटे पे ही निकल गया। तो बट फिर मैं बहुत रोई हूँ। फिर हस्बैंड से भी एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया कि बताओ, जन्माष्टमी वाले दिन मैंने व्रत रखा था, और फिर कहाँ का गुस्सा कहाँ पे निकल गया। वो बेचारा तो अपना एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता है, और चोट भी कितनी लगी वो भी मतलब नहीं अपने शब्दों में बता पाएगा कि भाई मम्मा ने आज इस तरीके से मुझे मारा, इतना मारा। तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे पेरेंट्स को ये चीजें होती हैं। हम ऑलरेडी इतने टेंशन में होते हैं कि कई बार हम अपनी ये प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, ऑलरेडी इतना सफर कर रहे होते हैं, और फिर कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि ना चाहते हुए भी हमें अपने बच्चे पे कई बार हम हाथ उठा देते हैं, तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जो मेरे साथ उस दिन हुआ। ओके ओके। तो आप ये पेरेंट्स को कहना चाहते हैं कि बच्चों को मारे नहीं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि वो पिटाई क्यों खा रहे हैं, और ना ही वो एक्सप्रेस कर सकते कि मम्मा अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। ये चीजें बहुत अच्छी बात बताई आपने। और ये कई बार हम लोग ये भी देख रहे होते हैं कि मैम कि जब बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते, एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ खेलता है तो दूसरे बच्चे हिट करते हैं, भले आपका बच्चा ना करे लेकिन दूसरा बच्चा करता है, जैसे कोई पिटाई कर दिया या किसी ने थप्पड़ मार दिया,
तो ऐसा सिचुएशन आपके साथ हुआ है कि दूसरे बच्चे ने आपके बच्चों को हिट किया हो? हाँ, हुआ है। जैसे स्टार्टिंग में जब आया था तो मेरा बेटा बहुत शांत था, जैसे गाय की तरह बोलते हैं। ओके। वो जहाँ बोल दो तो वहीं बैठा रहता था, वो रहता था, उसके अंदर वो चीज़ नहीं थी। बट आज से ये 10 महीने पहले की सिचुएशन थी। अच्छा। बट आज की सिचुएशन ऐसी है कि मेरा बेटा किसी को पीट के भी आ जाएगा। तो अच्छा। वो सोशलाइज़ेशन, वो सब चीज़ें गाइडेंस से, प्रॉपर थेरेपी से, ये सब चीज़ों से आई हैं। जो मतलब मेरे बेटे के साथ होता था कि अगर कहीं है, मैंने नहीं देखा, तो किसी बच्चे ने उसका टॉय छीन लिया तो वो फिर उस पर रिएक्ट नहीं करता था कि मतलब जैसे दूसरे बच्चे होते हैं, वो अपना छीन लेते टॉय हैं। स्नैच करके या खींच करके ले आए। तो वो करेक्ट। सब चीज़ की समझ नहीं थी मेरे बेटे के अंदर। बट अब वो सब चीज़ की है। अब कोई उससे उसका टॉय नहीं छीन सकता है, वो चीज़ें शेयर करता है। अब वो जाता है, जो पहले उसके अंदर थोड़ा-सा सोशलाइज़ेशन वाले पॉइंट की कमी थी स्टार्टिंग में जब हम आए थे तब। तो उस पे जैसे मुझे पहले से पता था तो मैंने अपने थेरेपिस्ट के साथ ये चीज़ें मैंने डिस्कस की, उस पे मैंने काम करना शुरू किया। तो धीरे-धीरे स्लोली ग्रेजुअली फिर उस पे मुझे बेनिफिट दिखा। अब जैसे मैं जाती हूँ तो मेरा बच्चा अब स्कूल में भी जैसे जाता है तो ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, कोई कुछ करता है तो उसको इमिटेट करता है, टॉयज़ लेता है, शेयरिंग करता है, उससे उसकी लेकिन कोई ये चीज़ एक छीन बहुत नहीं बड़ा सकता पेनफुल है। मोमेंट होता है कि अगर आपके बच्चे को कोई हिट करे और आपका बच्चा बता ना पाए और ये ना बोल पाए कि मम्मा मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मम्मा मेरे को यहाँ पे चोट लगी थी, या मम्मा इसने मुझे हिट किया था, या मम्मा मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा पेनफुल मोमेंट हो जाता है पेरेंट्स के लिए। और मैंने ये भी देखा है कि ये तो चीज़ है ही, चलो आपके बच्चे के साथ नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी पेरेंट्स के बच्चों के साथ हो जाता है ऐसा कि दूसरे बच्चे उनको हिट कर रहे होते हैं और चोट लग गई होती है बहुत तेज़ और वो बता नहीं पाते। कई बार हमारे बच्चे का पेट दर्द कर रहा है या कोई बुखार हो रहा है या कोई ऐसा इरिटेशन हो रहा है बॉडी में और उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। हुँ, हुँ। वहाँ पे इरिटेशन होता है, वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होता है, वहाँ पे एंजाइटी होती है, क्या हो गया मेरे बच्चे को, क्यों रो रहा है, क्या हो गया है, कैसे मैं इसको ठीक करूँ, क्या बता भी नहीं पा रहा है, वो क्या रहता है वो सिनेरियो, क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझ पाते होंगे इस चीज़ों को। वो जैसे स्टार्टिंग में था मेरे बेटे के साथ कि भाई छोटा था, जैसे कि अब उसको, अब मैं भी नहीं समझ पाती थी, बच्चे भी जब छोटे होते हैं, अब उनको दर्द रो रहे हैं, बच्चे वैसे भी नहीं बता पाते हैं, तो वो हमें क्या पता है कि उनको एक्चुअल में स्टमक एक है, गैस बन गई है या भूख लगी है, बच्चा क्यों रो रहा है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मेरे बेटे के साथ तो खैर ऐसी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो कहीं गिरता था। जैसे ऑटिज़्म वाले बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम होती है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको दर्द भी हो रहा होता है, तो बच्चे नहीं बताते हैं कि उनको कहाँ चोट लगी, वो बेयर कर जाते हैं। बट मेरे बच्चे के साथ था कि अगर वो गिरता था तो वो बता देता था, मतलब इशारा करके, चाहे वो करके बोल नहीं पाता था, लेकिन था कि अगर कहीं लगी है तो ऐसे-ऐसे करके। पेट दर्द बता देता था, कई बार बच्चे पेट दर्द नहीं बता पाते या नहीं, इंटरनल क्या पेट, चल रहा है हाँ, वो। इंटरनल अभी नहीं बता पाते, लेकिन अगर वैसे कहीं लग रही है तो बता देते। लेकिन हाँ, अभी भी जैसे उसके अंदर है कि थोड़ा-सा डेवलपमेंटल डिले है, तो कुछ-कुछ चीज़ों पे मुझे लगता है कि काश ये चीज़ें उसके अंदर, से भूख का है, पानी का है, तो अब वो बता देता है। पहले जो नहीं बता पाता था नीट, क्योंकि डेवलपमेंटल डिले है, अपनी एज से थोड़ा-सा पीछे है। तो जैसे पहले कि भी उसको भूख लग रही है, चाहे सुसु पोटी है, चाहे कुछ है, तो पहले जैसे था कि भई वो नहीं बता पाता था। अब इन सब चीज़ों पे काम किया तो बता देता है। तो मैं उस पेन को समझ सकती हूँ कि पेरेंट के ऊपर क्या बीतती है कि बच्चे को भूख लगी लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, या उसको प्यास लगी, बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है चीज़ समझने में, कि जैसे आपने बोला कि बच्चे को पेट दर्द है तो हमने फीवर की मेडिसिन दे दी, करेक्ट, अब करेक्ट। बच्चे को कोल्ड कफ है तो हमने कुछ और दे दिया। तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो टाइम लगता है बच्चे के, जो बच्चे नॉन वर्बल होते हैं, अब एक ये चीज़ एक पेरेंट ही समझ सकता है कि बच्चा, अगर जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि भई बिना इशारा किए या कुछ कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को पता है कि अगर वो हमें वहाँ तक पकड़ के लेके गया है किचन में, तो वो पानी ही उसको चाहिए। जब पेरेंट्स को देखते हैं कि और पेरेंट्स मेहनत नहीं कर पा रहे, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से दिक्कत में चल रहे हैं, थेरेपी उनकी ठीक नहीं चल रही है, या उनके पास ऐसा रिसोर्सेज नहीं है जिसकी वजह से वो थेरेपी करा पाए बच्चे की, या बच्चे को अच्छे से चीज़ें सिखा सके, उनके पास नॉलेज नहीं है, एजुकेटेड नहीं है कई पेरेंट, उन सारे पेरेंट्स का बहुत सारा सिचुएशन देखने को, उन सारे पेरेंट्स को बहुत सारी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। आप मुझे इस पॉडकास्ट के एंड में ये बताइए बस कि ऐसे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, और जैसे कि शब्द रिहैब है, एक सेंटर है शब्द रिहैब सेंटर फॉर किड्स, क्या वो भी उनको सिखा सकते हैं, क्या वो लोग भी उनके साथ जुड़कर काम कर सकते हैं, या जिन पेरेंट के पास फाइनेंशियल कंडीशन है या उनके पास नॉलेज नहीं है, ऐसे पेरेंट्स को किसके पास जाना चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए उनको? मैंने बताया कि ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, प्लस ये फाइनेंशियली भी कहीं न कहीं हिट करता है हमें। तो
कुछ लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि मैंने बताया कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है जहाँ पे पेरेंट्स जा कर के प्लानिंग लेकर के घर पे आकर के वीकली या 15 डेज पे या मंथली जा कर के विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे शब्द रिहैब है जो कि ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहा है, उनका बहुत सारे एनजीओ के साथ एसोसिएशन है, प्लस और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स के साथ हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट कई बार ऐसे असेसमेंट और इस टाइप के सेमिनार्स वो लोग अरेंज करते हैं जो पेरेंट्स अवेयर नहीं है, तो बहुत सारी अवेयरनेस प्रोग्राम वो लोग कंडक्ट करते हैं स्कूल्स में जा कर के, जो भी स्पेशल स्कूल्स होते हैं या जो सेंटर्स वगैरह होते हैं, फ्री कैंप चलाते हैं, जिससे मतलब जो पेरेंट्स एक्चुअली उनका बेसिकली अभी मिशन क्या है कि मिशन ये है कि जितना हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऑटिज्म से रिलेटेड कि ऑटिज्म क्या है, कैसे काम किया जा सकता है, इसके लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। तो वो उसके लिए इस फील्ड में बहुत सारे काम कर रहे हैं। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो इतनी ज़्यादा जागरूकता फैला रहे हैं चारों तरफ, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो ऑफलाइन के थ्रू हो, स्कूल्स में जाना, अपने फ्री ऑफ कॉस्ट 3 और 4 डेज का सेमिनार्स अटेंड करना, तो बहुत ही अच्छा वो काम कर रहे हैं। तो मैं उन पेरेंट्स से बोलना चाहूँगी कि अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में सजेशन लेना चाहते हैं और सही गाइडेंस चाहते हैं, फ्री का मतलब ये नहीं कि किसी ने कुछ भी आपको दे दिया, सही चीज़ सही तरीके से कैसे चलना है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो शब्द रिहैब इज़ द राइट प्लेटफॉर्म, राइट ऑप्शन फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच। सो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आपने बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में बताई, अपने बच्चे के बारे में बताई, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जब पेरेंट्स सुनेगा तो उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और पेरेंट्स को एक लर्निंग मिलेगी, एक एक्सपीरियंस मिलेगा आपके थ्रू। वो अपने बच्चे के ऊपर काम कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें उनको समझने को मिल रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े, और बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपके बच्चे में भी आपका बच्चा ग्रो करे और आपका बच्चा एक नेक्स्ट लेवल पकड़े, नेक्स्ट मुकाम पाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए। प्लस मैं लास्ट में जाते हुए बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि शब्द रिहैब जैसे, बिकॉज ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, प्लस इसमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जाने से पहले सारे पेरेंट्स से और सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले या किसी भी थेरेपी सेंटर में जाने से पहले उनके बारे में पढ़िए, क्या थेरेपी चार्जेस है, क्या थेरेपी का प्रोसेस है, एक आधा पेरेंट से बात करके जाइए। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे आपको एडवांस में ही पैसे देने होते हैं, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो आप कहीं पे भी अपना टाइम और एनर्जी लगा रहे हैं तो मैं नहीं चाहूँगी, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर करना चाहूँगी कि जैसे स्टार्टिंग में मेरा टाइम बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, वैसे आपकी भी मेहनत या पैसा बर्बाद हो। तो कहीं पे भी जा रहे हैं तो किसी ढंग के थेरेपी और थेरेपिस्ट को ही चुनिए। उससे पहले एक बार उनको ट्राई कीजिए, बात करिए, देखिए, जो भी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, मन में डाउट उस चीज़ों को क्लियर कीजिए, उसके बाद ही किसी थेरेपी सेंटर को ज्वाइन कीजिए। जैसे शब्द रिहैब एक है, तो आप चाहे तो इनसे भी जुड़ सकते हैं, इनसे भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स चलाते हैं, फ्री सेशंस ये लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो आप कहीं से भी हो, इनसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।